हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस की सीरीज को लेकर चल रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देखिए। और आपकी परीक्षा डेट घोषित हो चुकी है, 27 अक्टूबर को पीसीएस की है और 22 दिसंबर को आपकी समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ की है। और साथ में भी यूपीपी, एसएससी, सीजीएल तमाम परीक्षाएँ होने वाली हैं, सीएचएसएल। तो उन्हीं को ध्यान में रखिए। जीएस कल आ रहे हैं, देखिए इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो कंबाइंड होगा, आपका स्टैटिक जीके भी पार्ट शामिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। पहला है कि फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग होता है। तो यानी जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जैसे आपका फोटो निकल के आता है, फिर उसमें क्या है कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। आपने एक सुना होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या है भाई, ये मैंने दूर दूर लिखा है, पास में लिखेंगे। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा में करते हैं। तो ये अलग है, यहाँ पर देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में आयोडाइड है भी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ को आप नोट करते चलें। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटो वगैरह निकालने के लिए। अगला है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से ले सकता है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन टेक ब्लड फ्रॉम द पर्सन। देखिए ओ वाला केवल ओ से ही लग सकता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की बात होती है तो केवल ओ और ओ से ही लेगा। लेकिन जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही, सबसे ये ब्लड ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे तो सकता है ओ, लेकिन लेगा केवल ब्लड ओ वाले से ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। इन्होंने बताया था कि भाई मैं प्रशासन के आधार पर कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है तो जिससे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इनको क्या करना था कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो आज का बांग्लादेश है उधर और इधर वाला जो क्षेत्र है इनको अलग करना था, पश्चिम बंगाल वाला एरिया हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कब से लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। इसी के बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर ए। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं दोस्तों उसको जरूर अपने नोट्स में ऐड करते चलें। अब अगला है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी। तो जो ये भी आपसे पूछा जाता है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाँ, तो इसका आंसर दादा भाई हो गया। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर बनारस, यानी ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वैशाली होगी। अब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक थोड़ी सी फनी हो सकती है, हंसी मजाक वाली हो सकती है। देखिए पहला है राजा महाराजा आजा, ठीक है, यानी पहली सदी में हुई थी। राजगिरी महाकश्यप अजात शत्रु के समय पे, राजा महाराजा आजा, ठीक है, राजगिरी महाकश्यप और अजात शत्रु। दूसरा है वैश्या सबका काल, वैश्या वैशाली, सबका साबक मीर, काल से काला शोक। तो 3 हो गई। इसके बाद है तीसरा है पटाओ मत आसिक, पाटलिपुत्र, मत मचाओ मतलब पटाओ मत से मोगली पुत्तिस, आसिक से अशोक, ठीक है। और लास्ट में था कि भाई ये तीसरी हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो उसमें 2 लोग शामिल थे, एक लोग अध्यक्ष थे और एक लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि इसकी साथ में सचिव भी थे, कह सकते हो उसमें क्या कहते हैं शामिल थे, ठीक है। तो ये मैंने बताया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो मैंने ट्रिक बताई है, जिन लोगों को एक बार समझ नहीं है तो बैक करके देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए 1917 में सबसे पहली बार जो बने थे वो एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता कि प्रथम भारतीय महिला बताइए, अगर पूछता कि भारतीय वुमेन बताइए, तब आप सरोजिनी नायडू को बताते 1924 से 25 के पास बनी थी। एक बार ईयर इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर 1917 में एनी बेसेंट हो जाएंगी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन अगर पूछता कि पहली भारतीय महिला बताइए तो वहाँ पर आंसर आप सरोजिनी नायडू लगाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो देखिए भाई यहाँ पर भाग सेकंड जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक की यहाँ पर क्या है आपका नागरिकता से संबंधित है। और संविधान के भाग 2 तो हो गया, ठीक है। तो ये भाग यहाँ पर भाग 2 हो गया, आर्टिकल 5 से 11 हो गया, ठीक है। तो ये हैं कुछ प्रावधान हैं जो नागरिकता से संबंधित यहाँ दिए हैं। भाग 3 में आपको क्या मिलता है, 3 में मिलते हैं फंडामेंटल राइट, भाग 4 में मिलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व मिलते हैं, और सॉरी 5 है नहीं,
5 में स्टेट मिलेगा आपको, 5 में स्टेट मिलेगा, 4 में डीपीएसपी मिलता है। मैंने बोला सही था, यहाँ 5 को मैंने एरो गलत दे दिया था, डीपीएसपी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो और अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई डाउटफुल है तो आप बिल्कुल वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ सेकंड आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या फिर यहाँ पर निर्वाचन आयोग। देखिए वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ठीक है। तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनको भी आपको स्टैटिक जीएस वाले में पार्ट में कवर करा देंगे, और या फिर करंट वाले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, तो निर्वाचन आयोग देता है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो आर्टिकल 324 में आपको निर्वाचन आयोग मिलता है, ठीक है, 324 में। तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक हेड होता है और 2 इसके उपायुक्त होते हैं, उप चुनाव आयुक्त होते हैं। मेजोरिटी पर काम करते हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखिएगा कि मेन यहाँ पर व्यक्ति सामने आते हैं, ठीक है। तो 324 आर्टिकल में ये आपका प्रावधान है भारतीय निर्वाचन आयोग। अब एक बात और कर लेते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव आयोग करा, मतलब किसका चुनाव करता है। तो प्रेसिडेंट का करता है, वाइस प्रेसिडेंट का करेगा, लोकसभा का करेगा, राज्यसभा करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का करेगा, ठीक है। तो इन सारे लोगों का चुनाव करता है। लेकिन अगर वहीं बात है पंचायतों का या फिर नगर पंचायत का, तो ये यहाँ पर करता है आपका राज्य, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब मन में ऐसा ना हो कि राज्य है तो राज्य का चुनाव राज्य आयोग करेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। लोकसभा में प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर, जो पहली बात तो नियुक्ति की बात हो रही है, तो नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अभी ये क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं कि देखिए जैसे अभी नई गवर्नमेंट बनेगी, अब एक तरफ मतलब ये लोग मतलब ये सरकार बनाने वाले बैठेंगे, एक तरफ अपोजिशन बैठेंगे, लेकिन इन पूरे लोगों को जो शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर बनता है सदन का वरिष्ठ सदस्य बनता है। और वो वरिष्ठ सदन जरूरी नहीं कि जिसने जीता हो उसी को, हो सकता है अपोजिशन में जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको भी बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और जैसे ही ये सबको वो शपथ दिला देंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि ये हट जाएंगे, और फिर आपस जो सरकार बनाया है उन लोग आपस में से एक किसी व्यक्ति को सहमति से अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। इससे पिछली गवर्नमेंट में जो भी मतलब नई फॉर्म नहीं हुई है, जो पिछली थी 2019 से 24, उसमें ओम बिरला थे, और ओम बिरला तब तक पद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नया नहीं आएगा। अब जब सदन में नया एंट्री करेगा तो पुराना वाला व्यक्ति इधर से छोड़ देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला ही उसके कह सकते हो लोकसभा स्पीकर है, राजस्थान की कोटा सीट से, राजस्थान की कोटा सीट से। अब आगे जो होगा परिवर्तन वो करंट अफेयर में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो यानी अगर मान लीजिए कि जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन अगर वो एब्सेंट हैं, तो उनके में कौन काम करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, सेक्रेटरी जनरल करेंगे, द मेंबर होम द प्रेसिडेंट में अथोराइज टू बी बिहाफ, यानी उनके राष्ट्रपति जो है जैसा किसी को अधिकृत करें। तो यहाँ पर सदस्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा निमित्त प्राधिकृत करें, यानी उनको अधिकार दे कि भाई आप ह्यूमन राइट चेयरमैन जब तक आते हैं तब तक आप इसको शेयर करिए। अगला है तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच में है। तो भाई देखिए तीस्ता नदी किधर बहती है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर इधर जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। उसमें बंगाल खाड़ी में डायरेक्ट नहीं मिल रही है, इससे मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। तो बांग्लादेश ही इधर आया, तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। लंदन, जिनेवा, पेरिस या हेग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जिनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। एक ऑप्शन में लिखा था द हेग। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। बहुत पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, तो भर भर के पूछा जाता है, और यूपी पुलिस या सीएचएसएल वगैरह में। तो जरूर याद रखिएगा द हेग में इंटरनेशनल मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और साथ में मैंने ये भी बताया आपसे कि जो ये हैं क्या नाम है, नीदरलैंड में पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। वे है मातृत्व यानी मदर्स हाफ वुमेन सिस्टम है, क्रय विधि यानी आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो, परचेज कितना कर रहे हो, इनकम कितना कर रहे हो। तो कौन सी नहीं है पूछा है, तो मातृका आधारित प्रणाली, ठीक है, आधात्रिक प्रणाली। तो यहाँ पर आपके व्यय विधि, क्रय विधि और आय विधि को शामिल किया जाता है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे। देखिए भैया एलपीजी की बात हो रही है, एलपीजी की बात हो रही है। एलपीजी दी गई थी, और ये मई बलिया में शुरू की थी, 2015-16 के पास में शुरू करी गई थी उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस देने के लिए, ठीक है, एलपीजी गैस। अब देखिए एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए एलपीजी का दाम जैसे बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा,
है ना, कि सरकार बहुत कमीनी है या XYZ जो भी आप कहें कि उन्होंने मतलब आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने दाम बढ़ा दिया, आपका बीपी बढ़ा ब्यूटेन और प्रोपेन, यहाँ पर 2 नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग कृषि का वित्त पोषण, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण, किसानों को वित्त पोषण या पर्यावरण। अब आपने ग्रीन तो दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, इरिगेशन भी है, फार्मर भी है या इन्वायरमेंट है। तो अब हम क्या समझे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो इसको उनको वित्त पोषण करना, फाइनेंस करना, यानी अगर कोई पर्यावरण संबंधित कोई लोन देगा तो उसके या उसमें कोई एक्टिविटी होगा तो बैंकों की तरफ से ये दिया जाएगा। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन हैं? देखिए जितना ग्लोबल में है भाई, इंसान क्या है कि गेहूँ चावल तो खाएगा, इसके साथ तीसरी फसल कौन है? तो गेहूँ चावल के साथ मक्का। मक्का क्या है? मोटा अनाज है, ठीक है, मोटा अनाज है, और ये क्या है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी गेहूँ चावल में आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा पाओगे, ठीक है। अगला है, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? यानी देखिए ऐसा होता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर या जहाँ से रॉ मटेरियल निकालते हो। अब अचार बनाना है तो अचार सेकेंडरी में आएगा कि अचार बन चुका है, वो प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन एग्रीकल्चर से आम को मिला वो रॉ मटेरियल है। फिर या फिर चीनी बनानी है तो गन्ना आपका क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में हो गया, लेकिन चीनी जो बनेगी वो इंडस्ट्री में बनेगी, सेकेंडरी हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कोई सेवा लेनी है तो टर्सरी में आता है सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे करें खेती, विनिर्माण, डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी या खेती आपका फर्स्ट में आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, ट्रेडिंग आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर में। तो उम्मीद है आप समझ में आ रहे होंगे। तो जहाँ पर सर्विस ले रहे होंगे वो आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। और आपको बता दें, एग्रीकल्चर 60% लोगों को रोजगार देता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो इनकम या उससे कह सकते हो कि आपको फ़ायदा हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर से हो रहा है। टर्सरी सेक्टर में आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पर बताना है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, तो देखो भैया ऐसा है, मणिपुर की नहीं लगती। मैं आपको बता दूँ, जैसे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पर ऐसे करके ये है आसाम, ठीक, आसाम सभी राज्यों से बाउंड्री बना रहा है उधर वाले में। तो यहाँ तक आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम। तो मिजोरम बांग्लादेश से टच करेगा। और यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, आपको उसी से मिल जाएगा, बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो उम्मीद है जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर समझें। अगर इन केस कहीं पर आपको लगता है कि वॉइस का इशू हो गया है तो आप ज़रूर बताएं, या स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है? चलिए यहाँ पर भी आपको बताते हैं। देखो भाई, BDS याद रखो, BDS, ठीक है, BDS। अभी तीनों हैं चेनाब नदी पर। अब इसको मैं ट्रिक बताऊँ, मतलब शब्दों के प्रयोग पे मत जाइएगा कि आपने गलत शब्द का प्रयोग किया, बस समझने के लिए। अब देखो भाई, चेनाब का साला दुल्हन के बगल में बैठा है। चेनाब नदी, चेनाब का साला मतलब सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना। तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में है। तो मैंने ट्रिक बताई, चेनाब का साला दुल्हन के बगल में बैठा है, तो ये याद रखना। अब लगे हाथ और डैम बता देते हैं। सतलज पे भाखड़ा नांगल है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है। और इसी पे वहाँ पर आपको हरिके बैराज मिलेगा। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है जो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। अब इंदिरा जी के समय पहरा बहुत था, है ना, बहुत चौकस था पहरा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों से इंदिरा गांधी कैनाल ज़्यादा लाभान्वित होती है। तो भाखड़ा नांगल डैम आपको बताया, सतलज नहीं बताया, ठीक है। व्यास पर एक डैम है जिसको बोलते हैं पोंग डैम, और रावी पर है थीन डैम, रावी पर थीन डैम। अब यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, जैसे कि आपका हो गया झेलम, झेलम का, और यहाँ पर बता देते हैं, झेलम का नाम था वितस्ता, चेनाब का नाम था अस्कनी, ठीक है, व्यास का नाम था विपाशा, रावी का नाम था परशुनी, ठीक है, सतलज का शतुद्री। तो पुराने नाम जो मैंने बताए हैं, एक तरफ नए नाम, पुराने नाम, वीडियो को पीछे करके आप जरूर देखें। तो उम्मीद है कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने हर क्वेश्चन में अलग से आपको प्रयास कर समझाने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीख ही रहे हो। किसी भी प्रकार से मैं गलत नहीं होने दूंगा, जिससे कि आपको चारों ऑप्शन में एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। जब आप समय लगा ही रहे हैं तो अच्छी चीज़ में लगाएं। निम्न में से भारत की एक सबसे पुरानी तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनरी कौन है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। तो यहाँ पर जो है डिगबोई पड़ता है असम में, ठीक है, असम में। और असम में एक और है, नहरकटिया भी वहीं पे है, नहरकटिया, ठीक है। सबसे पहले असम में ही तेल वगैरह निकाला गया था। अभी जामनगर गुजरात में इधर ऑयल रिफाइनरी है, राजस्थान में, ठीक है। हालांकि कई जगह हैं, बट जामनगर वाली सबसे बड़ी मानी जाती है। बट ये करंट का इशू है, करंट में अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप जामनगर याद रखेंगे। अगला है,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भाई देखो, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है। सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, और ये 2 साल पहले इनकी मृत्यु भी हो गई थी मई के महीने में। हुआ ये था कि उत्तराखंड में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। तो कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पर्यावरण को बचाना है, और वहाँ पर इन लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि भाई आप पेड़ों से चिपक जाओ, अगर आप पेड़ को पकड़ के चिपके रहेंगे तो कोई पेड़ काट ही नहीं पाएगा। तो इससे लोग परेशान हो गए और फिर वहाँ पर पेड़ भी नहीं काट पाए, लोग से मतलब जो पेड़ काटने आए थे, ठीक है। तो वन संरक्षण। अब अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नागरिकों में से किससे दर्शित हो? देखो भाई, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से नगरीय युग में सही है? कोलकाता दिल्ली की है, मुंबई कोलकाता की है, दिल्ली बेंगलुरु, या मुंबई दिल्ली? तो यहाँ पर है मुंबई दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दिल्ली क्या है कि भाई यूटी है, तो सबसे यूटी घनी आबादी वाला भी यूटी यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी यही यूटी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले बात करते हैं। WEF से समावेशी सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पर समावेशी में है 62। देखिए मैं कुछ बताए दे रहा हूँ, जैसे करप्शन में हम लोग 93 नंबर पे आते हैं, हंगर में 111 आते हैं, पीस में 126 पे आते हैं। ये पीस का हो गया, ये हंगर का हो गया, करप्शन का हो गया। फिर यहाँ पर आता है हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस में हम लोग 126 पे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें हम लोग आते हैं 127 पे आते हैं। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम आता है हम लोग 159 नंबर पे, पिछले साल 161 पर थे, ठीक है। और यहाँ पर 11 नंबर पे हम लोग आतंकवाद से प्रभावित देशों में आते हैं। 52 या 53 के उस पर हैं हम लोग, क्या नाम है आपका, लोकतंत्र में। तो इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस नंबर पे हैं। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ है? बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकेडमी जो है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी, तो इसको नोट कर लें। अगला है UDP क्या है? कन्वेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है। तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन रहित, यानी कनेक्शन रहित क्या हो जाएगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित, यहाँ पर कौटिल्य एक व्यक्ति, कौटिल्य होगा, नॉट कौटिल्य, आई थिंक गलत लिख गया है, गलत लिख गया भाई, ये अर्थशास्त्र हो ना, ठीक है। जैसे इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अब ये प्रिंट करने की दिक्कत है, बच्चे ने किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। राजत रंगनी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है, कल्हण। जिसमें अब राजत रंगनी कन्नड़ ने लिखी है, इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास बताया जाता है, कश्मीर का इतिहास, तो उसको नोट कर लें। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये मिलते हैं। अगला है, डेविस कप का संबंध किससे है? क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस? यहाँ पर लॉन टेनिस का संबंध यहाँ पर क्या है, डेविस कप से है। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था कि भाई जो, अब जैसे मान लीजिए ऊपर अमीर लोग हैं तो उससे चीज़ें छन के नीचे तक लोगों तक पहुँचती हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी की जो बात हो रही, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगला है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था कनाडा में। देखिए राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में उन देशों में होता है जो कभी न कभी इंग्लैंड के कॉलोनी रहे, यानी उनके उपनिवेश रहे, गुलाम रहे हैं, वही देश लोग खेलते हैं। बट बाद में कुछ छोटे मोटे देश हैं जो इसमें अपनी इच्छा से शामिल हुए हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली यानी दिव्यांग वाली, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। तो यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा आंसर हो जाएगा, ठीक है। संतोष यादव 2 बार चढ़ी हैं, बछेंद्री पाल यहाँ पर सबसे पहले चढ़ी थी इंडियन वुमेन में। मैंने कल बताया था कि कामी रीता शेरपा जो हैं वो 30वीं बार यहाँ पर चढ़े हैं, वो नेपाल से संबंधित व्यक्ति हैं और 30वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। कल मैंने करंट अफेयर की क्लास में बताया है, तो आप इसको जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेहनत कर रहे हैं आप, उसमें कमेंट करें, अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका जीएस मजबूत करें। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा, आपने देखा होगा चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े, जहां पर इसकी आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, और साथ में आने वाले समय में इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और यहाँ पर आपको बता दें, जो साथ में करंट अफेयर की क्लास चल रही है, करंट अफेयर की क्लास को आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैंने यहाँ पर लूसेंट की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ दे रखी है, और उसको जरूर देखें, जो आपके समस्त एग्जाम में काम आएगा। और उसमें केवल कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का समावेश किया है मैंने, तो उसको ज़रूर देखिए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और
मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।